ये कहानी कितनी तार्किक है ये मेरे ग्रुप के समकालीन मित्र ही बता सकते हैं, पर कहानी रोचक और आश्चर्यजनक जरूर है। कुछ वरिष्ठ साथियों को याद होगा कि ओबरा परियोजना अस्पताल में आज का जो एक्सरे रूम है वो पहले हम डॉक्टर लोगों का ड्यूटी रूम हुआ करता था। ड्यूटी रूम तो छोटा था, पर उसके बगल का रूम जिसमें एक्सरे मशीन लगी है वो काफ़ी बड़ा है। साथ में अटैच्ड बाथरूम भी है। वो उस समय अस्पताल का मल्टीपर्पज कमरा था जिसमें कितने ही काम होते थे। कभी कभी वो वीआईपी के लिए डिलीवरी रूम बन जाता, तो कभी आँख कैंप के लिए ऑपरेशन थिएटर या भर्ती का कमरा। ये रूम अक्सर खाली रहता था, और चूँकि डॉक्टर ड्यूटी रूम से अटैच था और उसमें बाथरूम भी था, हम नाइट ड्यूटी के समय जब उसमें बाथरूम जाते तो हल्के पीले कम रोशनी में वो कुछ अजीब लगता। उसके बगल में फीमेल वार्ड का दवा का कमरा था। उसी रूम में कुछ वीआईपी लोगों की डिलीवरी भी हुई थी, जिसमें डॉक्टर सुनीता गोविल के पुत्र सौमित्र की डिलीवरी जो डॉक्टर शिवानी राय द्वारा की गई थी, मुझे याद है। डॉक्टर चतुर्वेदी के सीएमओ बनकर ओबरा आने के बाद ड्यूटी रूम को तत्कालीन मेट्रन सुधा कुमारी के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, जो मेल वार्ड के सामने है। और तब उन दोनों रूम को, यानी पुराने ड्यूटी रूम और उसके बगल के कमरे को बंद कर दिया गया। हॉस्पिटल के स्टाफ काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि उनका एक अलग सिक रूम होना चाहिए, अतः विचार विमर्श के बाद उस बड़े रूम को स्टाफ सिक वार्ड बना दिया गया। कमरे की सफाई रंगाई पुताई के बाद उसमें कुछ बेड लगाकर उसे स्टाफ का वार्ड बना दिया गया। उस समय एक खूबसूरत चुलबुली सी नर्स सरोजा अस्पताल में आई थी, जो बहुत हंसमुख और बातूनी थी। उसे अस्पताल के सभी लोग बहुत स्नेह देते थे और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही करीब थी। कुछ समय बाद उसकी तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी और निरंतर कमज़ोर होने लगी। अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। मैं उसे बार बार बनारस जाकर दिखाने को कहता, पर वो आनाकानी करती थी। फिर काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद जब वो बेमन से बाहर दिखाने गई तो पता चला कि उसे एडवांस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था, जिसमें अब न तो ऑपरेशन हो सकता था और न ही कोई कारगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। उसने फिर कितनी जगह दिखाया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। सभी जगह से निराश हताश परिवार के लोग अब झाड़ फूक कराने लगे, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पार। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से जूझने के बाद एक बार बीएचयू अस्पताल के मशहूर डॉक्टर हरिशंकर शुक्ला जी को दिखाया और उन्होंने बहुत सही सलाह दी कि जितनी जगह दिखाओगे आपकी परेशानियों में इजाफा होता जाएगा और मरीज का कष्ट बढ़ता ही जाएगा। अच्छा होगा कि आप उसी अस्पताल में ले जाएं जहां ये काम करती हैं। वहां कम से कम आगे का पैलिएटिव दवा चलेगा और इनका कष्ट दूर होगा। आपके आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट कुछ तो कम हो जाएगा। आगे ट्रीटमेंट की क्या लाइन होगी मैं पर्चे में लिख देता हूँ। हार थक कर उसे पुनः ओबरा अस्पताल लाया गया। अस्पताल के सभी वरिष्ठ चिकित्सकों ने सलाह कर उसे भर्ती कर दिया उसी स्टाफ रूम में। सरोजा सबकी चहेती नर्स थी, अतः सभी डॉक्टर और स्टाफ उसकी तीमारदारी में लग गए। सभी डॉक्टर उसे रोजाना देखकर उचित दवा तो देते ही थे, सभी नर्स भी उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह किया करती थी। सबसे कठिन काम था सरोजा की ड्रेसिंग। इसमें बहुत समय लगता था। उसका जिम्मा अस्पताल की सबसे काबिल नर्स अनीता दास और बीएम सिस्टर ने उठाया। रोज उसकी पट्टी खोली जाती, घाव को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ कर मलहम लगाकर पट्टी की जाती। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था। उसे रोग के हिसाब से खाना भी दिया जाने लगा, पर दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होने लगी। दर्द निरंतर बढ़ता जा रहा था। पेनकिलर दवाओं का असर अब कम होता जा रहा था और वो दर्द से बेचैन होती जा रही थी। सिसकियां अब चिल्लाहट में बदल गई थी। घाव से अब बहुत बदबू आने लगी थी। पर धन्य थी वो सिस्टर लोग जो उस बदबू में भी 2-3 घंटे चेहरे पर मास्क लगाकर और हाथों में ग्लव्स पहनकर उसकी रोज पट्टी करती थी। पूरा स्टाफ वार्ड अब बदबू से भर चुका था। चिल्लाने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। नाइट ड्यूटी में वो चिल्लाने की आवाज और बदबू हम सभी को अंदर से हिला कर रख देता था। परेशान होकर मैंने बीएचयू के शुक्ला डॉक्टर को फोन कर सरोजा की हालत के बारे में बताया।
उन्होंने अफसोस जाहिर किया और बोला, अरविंद, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मरीज की जितनी जल्दी मृत्यु हो जाए तो उसे इन सभी से मुक्ति मिल जाएगी। मैं बोला कि सर, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। इच्छा मृत्यु का ऑर्डर तो अदालत भी नहीं देती। कम से कम उसके असहनीय दर्द के लिए कुछ तो सलाह दीजिए। उन्होंने कुछ नए पेन किलर का नाम बताया, जिसे मैंने तुरंत बनारस से मंगाकर सरोजा को देना शुरू कर दिया। पर कुछ दिन बाद वो भी बेअसर साबित हो गया। चीखना, चिल्लाना और असहनीय बदबू निरंतर बढ़ता जा रहा था। अब तो हम भी मनाने लगे कि हे ईश्वर, इसे जल्दी से अपनी शरण में ले लीजिए। अब बहुत कम स्टाफ उस कमरे में जाने लगे। जो जाते वो उससे पॉजिटिव बातें करते ताकि उसका माइंड दर्द से डाइवर्ट हो जाए। सरोजा के मरने के एक दिन पहले मैं नाइट ड्यूटी में था और अनीता दास उसके पास थी। रात 12 बजे सिस्टर अनीता मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि सर, सरोजा नॉनवेज खाने को बोल रही है। मैं बोला कि सिस्टर जी, मैं उसके डॉक्टर से पूछ कर ही अलाउ करूंगा। और मैंने उसके डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले कि उसकी पाचन शक्ति ऐसे ही खराब है, नॉनवेज और नुकसान करेगा। उसी रात सरोजा सिस्टर रोग से लड़ते लड़ते ईश्वर को प्यारी हो गई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं कर पाए। सभी बहुत दुखी थे, पर एक संतोष था कि चलो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। पर उसकी मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया। सभी स्टाफ काफी दुखी थे और मैं अपने ड्यूटी रूम में पहली बार बहुत रोया। खैर, उसके डेड बॉडी को हम लोगों ने भारी मन से उसके घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। अगले दिन स्टाफ रूम को केमिकल से खूब धोया गया, उसमें धूप अगरबत्ती जलाया गया और सरोजा की एक मीठी याद लेकर हम सब अपने काम में लग गए। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। कुछ समय तक तो कोई उस कमरे में भर्ती नहीं हुआ, पर कभी कभी विशेषकर रात के समय उस कमरे से बदबू आने लगी। कभी उस कमरे में या उसके आसपास किसी के चलने, हंसने या एक अजीब तरह के रोने की आवाज आने का दावा लोग करने लगे। इसे मन का भ्रम मानकर हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। पर एक रात मैं ड्यूटी पर था और मेरे साथ स्टाफ बाल गोविंद और लाखा सिंह थे। मेरी ड्यूटी में हम लोग 2-3 बजे तक जागते थे, गपशप करते थे और भूख लगने पर 9400 नंबर की जीप से मार्केट से खोज कर कुछ खाने का सामान मंगा कर खाते थे, फिर सोने की कोशिश करते थे। 3 बजे बाल गोविंद मेरे कमरे में आया और बोला, साहब, स्टाफ रूम से कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही है। हम लोग जब गैलरी से उस रूम तक पहुंचे तो यकीन मानिए, उस रूम से किसी घायल सड़े जानवर की भयानक दुर्गंध तो आ ही रही थी। अंदर किसी के सिसकने और चलने की आवाज भी आ रही थी। साफ लगा कि कोई आवारा कुत्ता, जो शायद जख्मी भी है, किसी तरह अंदर घुस गया है और सारे परेशानियों की जड़ वही है। फीमेल ड्यूटी रूम से उस कमरे की चाबी मंगाई गई। अस्पताल का चौकीदार बहादुर भी अपनी लाठी लेकर आया और निश्चिंत होकर कमरा खोला गया। मेरे पास लंबा टॉर्च भी था, जिसे जलाकर हम सब लोग कमरा खोलकर अंदर आ गए। कमरे में अंधेरा था, पर यकीन मानिए, मैंने जब टॉर्च जलाया तो एक अस्पष्ट साये को उठकर बाथरूम की तरफ भागते हुए देखा। मेरे साथ कुछ अन्य लोगों को भी ये अनुभव हुआ, पर कमरे में कुछ नहीं था। हाँ, कमरे में एक सड़ांध बदबू तो सबने महसूस की। सबने मिलकर सारा कमरा छान मारा, पर कोई कुत्ता या जानवर वहां नहीं था। बाहर निकलकर रूम को अच्छी तरह से लॉक किया गया, पर ड्यूटी रूम में हम सभी लोग बहुत देर तक बात करते रहे। सभी ने कहा कि इसमें प्रेत बाधा है, कुछ करना चाहिए।
अगले दिन मंगलवार था, अतः मैंने नहा धोकर भोगा सिंह होटल के सामने बजरंगबली के मंदिर में पूजा की और फिर लाखा सिंह के साथ लोहबान, माला, फूल सब लेकर स्टाफ रूम को खोला गया। पर बाथरूम काफी गंदा था। पता नहीं बाथरूम इतना गंदा कैसे हो गया, यह आज तक समझ नहीं आया। फिर से सफाई की गई। सफाई के बाद बीच में बजरंगबली की छोटी सी तस्वीर लगाकर पुष्प रखकर लोहबान जला दिया गया। फिर कमरे खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर ताला बंद कर दिया गया। फिर एक सप्ताह तो सब शांत रहा, पर उसके बाद पुनः वही चलने, रोने, हंसने की आवाजें और असहनीय दुर्गंध। यह सब दिन में तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं आता था, पर रात में हमेशा आता था। ये बात बहुत से हॉस्पिटल स्टाफ ने भी महसूस किया और 3 या 4 बार रात्रि ड्यूटी के समय मैंने भी। मैं बहुत असमंजस में था, मन इसे मानता ही नहीं था, पर जो सत्य था उसे नकारा भी तो नहीं जा सकता था। इस बीच कमरे को कितनी बार सैनिटाइज भी किया गया। गनीमत थी उस समय कोई स्टाफ बीमार भी नहीं हुआ। कुछ बीमार हुए तो बिना भर्ती के ही ठीक हो गए। एक आध उसमें भर्ती भी नहीं हुए, जनरल वार्ड में भर्ती हुए और ठीक भी हो गए। कुछ दिन बाद अनीता सिस्टर को तेज पेट दर्द हुआ। उन्हें बिना कुछ सोचे उसी स्टाफ रूम में भर्ती कराया गया। अनीता समय के साथ सीरियस होती जा रही थी। हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था। अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उन्हें इक्टोपिक प्रेगनेंसी था जो फट गया था। रक्त का निरंतर स्राव हो रहा था। तुरंत ऑपरेशन करना ज़रूरी था, पर इतने कम हीमोग्लोबिन में एनेस्थीसिया और ऑपरेशन कैसे होता? बाहर ले जाने का प्रश्न ही नहीं था। हम सभी गमगीन थे। तब डॉक्टर चतुर्वेदी और डॉक्टर चंद्रा ने कमान संभाली। मैंने भी सहायक के रूप में साथ रहने की अनुमति ली। एक ऐसा ही ऑपरेशन 2 ग्राम हीमोग्लोबिन पर चतुर्वेदी साहब मिस्टर चाको की पत्नी सिस्टर ब्रिजित का सफलतापूर्वक कर चुके थे। बराबर रक्त चढ़ाते हुए और वाइटल पर नजर रखते हुए सफल ऑपरेशन संपन्न हुआ। अंदर का रक्तस्राव रुक चुका था, पर जनरल कंडीशन अभी भी चिंताजनक थी। ऑपरेशन थिएटर से अनीता को स्टाफ वार्ड में शिफ्ट किया गया। अगले 24 घंटे में स्थिति काफ़ी सुधर गई थी। उन्हें बराबर सेडेशन में रखा जा रहा था। अगले दिन शाम को वो काफ़ी अच्छी तरह बात भी करने लगी। तीमारदारी में लगी सिस्टर लोग और अन्य स्टाफ भी अब रिलैक्स हो गए थे। नाइट ड्यूटी मेरी थी। मैं 9:30 पर अस्पताल आ गया। अनीता से कुछ बात भी की, वाइटल्स भी चेक किया, सब ठीक था। खतरा लगभग टल चुका था। आवश्यक सलाह देकर मैं अन्य मरीजों को देखने चला गया और फिर अपने कमरे में जाकर मैगजीन पढ़ने लगा। रात के 1 बजे ड्यूटी सिस्टर दौड़ते हुए मेरे कमरे में आई और कहा, सर अनीता सिस्टर की हालत बहुत ही खराब है। हम लोग दौड़ते हुए उनके कमरे में गए तो वो कुछ अस्फुट सा शब्द बोल रही थी, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे निकालिए, मुझे यहाँ से निकालिए, निकालिए। मैंने वाइटल्स चेक किया, सांस बहुत तेज चल रही थी, बीपी काफ़ी लो हो चुका था। मैंने स्टाफ से पूछा तो पता चला कि सभी एक अन्य सीरियस मरीज में लगे हुए थे। मैंने सीनियर डॉक्टरों को फ़ोन कर सब बात बताई और उन्होंने फ़ोन से बाकी दवा चलने का निर्णय दिया। बिना थके मैं रात भर उनके कमरे में एक कुर्सी पर बैठा रहा। खैर मेहनत रंग लाई और उनकी तबीयत लगातार सुधरने लगी। आवश्यक निर्देश देकर उचित दवा और फ्लूइड चालू किया गया। वरिष्ठ डॉक्टरों को बुलाकर दिखाया गया। सुबह 8 बजे तक वो सामान्य हो गई। मैं भी रात भर जगा था, अतः घर जाकर एक झपकी ली और फिर फ्रेश होकर पुनः अनीता से मिलने हॉस्पिटल आया। वो लगभग सामान्य थी। जब सब लोग चले गए तो छोटी बहन मानने के कारण मैंने कुछ देर और रुकने का फैसला किया। अनीता ने पानी मांगा। ओरल अलाउड था, अतः उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। इसके बाद उन्होंने जो पिछली रात की बात बताई तो मैं अवाक रह गया। पता नहीं ये बात उन्होंने सेडेशन में महसूस की या वास्तव में हुआ था, कह नहीं सकते। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय वो अन्य सिस्टर से बात कर रही थी, काफ़ी प्रसन्न थी। बाद में जब उन्हें नींद आने लगी तो अन्य सिस्टर नाइट बल्ब जलाकर उन्हें सोने की सलाह देकर चली गई। कुछ देर बाद उन्होंने सरोजा सिस्टर को अपना यूनिफॉर्म पहने अपने पास खड़े देखा।
वो भूल गई कि सरोजा अब इस दुनिया में नहीं है। सरोजा ने कहा, कैसी हो अनीति? मैं ठीक हूं सरोजा सिस्टर, बहुत बीमार हो गई थी ना। मैं सब जानती हूं अनीता, तुम तो ऊपर ही जाने वाली थी, पर तुम्हारे कुछ सत्कर्मों ने तुम्हें बचा लिया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाओगी। दोस्त थी? क्या मतलब? अब नहीं हो? अब कहाँ? कह के वो जोर से हंसी और फिर बोली, उस दिन मैंने तुम्हें नॉनवेज खिलाने को कहा था ना? तुमने खिलाया था मुझे। अब अनीता को सब याद आ गया कि सरोजा को गुजरे तो काफी समय हो गया है, फिर ये यहां कैसे? फिर भी हिम्मत कर अर्धनिद्रा में अनीता बोली, मैं काफी बीमार हूं सरोजा, तुम कहां हो, कैसी हो, यहां कैसे? सरोजा मुस्कुराकर बोली, तुम मेरी अच्छी सहेली हो अनीता, तुमने सबसे ज्यादा मेरी सेवा की है, तुमको कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाओगी। और मैं तो मजे में हूं, सब जगह रहती हूं, हमेशा तुम्हारे पास ही तो थी। हाँ अच्छा, चलती हूं। ये कहकर सरोजा चली गई उसी सफेद नर्स के परिधान में। शायद अनीता सही हो, या ये भी हो सकता है कि सेडेटिव के असर से उसे भ्रम हुआ हो, तभी उसके बाद वो इतनी सीरियस हो गई थी। अनीता काफी डरी हुई थी, हालांकि मेडिकली वो ठीक थी, फिर भी मेरे कहने पर उसे ऑफिसर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बाद में वो ठीक ठाक होकर घर चली गई। इस बात की गवाही अनीता सिस्टर या उनकी बेटियां अल्फा, गुंजन या आयुषी दे सकती हैं। खैर, बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया गया। स्टाफ सिक रूम की सफाई की गई। पंडित होने के नाते मैंने बाल गोविंद और लाखा सिंह के साथ एक रात अगरबत्ती लोहबान चलाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद भी उस रूम में जो भी स्टाफ कभी भर्ती होता, अनायास ही सीरियस हो जाता, किसी आत्मा के होने के डर से या अंदर के डर से, पता नहीं। स्टाफ लोगों में इतना डर बैठ गया कि लोग बाग अब उस रूम में भर्ती होने से कतराने लगे। उस बंद रूम के बाहर भी पास जाने पर एक अजीब दुर्गंध का एहसास होता और अंदर कुछ अजीब आवाज सुनाई देती। मैं फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक दिन अस्पताल के पियून खलीक अहमद के आंख का ऑपरेशन करना था। खलीक स्वस्थ आदमी था। सफल ऑपरेशन किया और उसे जानबूझकर उसी रूम में भर्ती किया। सोचा कि खलीक एक स्वस्थ आदमी है, ऊपरी शक्ति पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, और आंख के ऑपरेशन में यह क्या गंभीर होगा। अगले दिन उसके आंख की पट्टी की। ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ था, पर उसी रात वो अनायास गंभीर हो गया। तेज बुखार, बड़बड़ाहट और खून की उल्टियां, बीपी बढ़ गया था। डॉक्टर चंद्रा ड्यूटी पर थे। तुरंत उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दवा शुरू की गई। तब किसी तरह उसकी जान बची। चंद्रा ने कहा कि ये बीपी का मरीज है और भयभीत होने से ये सब हुआ है। बाद में खलीक ने बताया कि साहब, रात में सफेद साड़ी में कोई आई थी और हंसते हुए मेरे पेट का चक्कर लगा रही थी। उसके बाद उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कालांतर में उस कमरे को एक्सरे रूम बनाने का निर्णय लिया गया। नई सीमेंस की अच्छी मशीन लगाई गई। पर यकीन मानिए, जब नई मशीन लगाने के लिए फर्श पर खुदाई का काम शुरू हुआ, वो बार बार गलत हो जाता था। कुछ लेबर और मिस्त्री को अनायास बुखार हो जाता या उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। ठेकेदार का एक बार स्कूटर से छोटा एक्सीडेंट भी हो गया था। खैर, किसी तरह वो काम संपन्न हुआ। जब मशीन लगाने इंजीनियर आया तो नई मशीन लगाने पर भी वो बार बार रुक जाती थी। बहुत कोशिश के बाद वो मशीन किसी तरह इंस्टॉल हो पाई, पर इंजीनियर साहब को एक दिन सर दर्द, बुखार और डायरिया हो गया और उन्हें भर्ती करके ठीक किया गया। फिर एक दिन सरोजा सिस्टर के पति को बुलाया। वो बहुत लालची और दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। उससे बात कर पता चला कि उसने सरोजा का अंतिम संस्कार औने पौने ही किया था।
फिर मैंने सरोजा के माता पिता को बुलाया और उन्हें इन सब बातों से अवगत कराया। उन्हें सरोजा का विधिवत श्राद्ध करने और पिंडदान करने की सलाह दी और उन्होंने शायद ये किया भी। तब जाकर ये सब मामला शांत हुआ। इस घटना का कुछ आभास डॉक्टर आशा मोहन के साथ अन्य डॉक्टर्स और स्टाफ लोगों को भी है, पर मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं। ये कितना सही है या मात्र भ्रम है, ये मैं आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूं।